नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। आज हम कुछ ख़ास बात करने वाले हैं और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या इस क्लास में जानेंगे। तो इस क्लास से पहले एक क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो आप उस क्लास में देखेंगे कि जो हमारी PYQ है, यानी जो इस बार 2024 में जो आपके भाई लोग पास हो चुके हैं, हम जो प्रश्न है उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं। बट इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लेखक, ठीक है। लेखक, उनकी क्या रचना लगी है, ठीक है, और उनका जन्म काल क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, रचना काल क्या है, मतलब वो किस कालखंड से आते हैं, और फिर जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो रचनाएं लगी हैं वो किस संग्रह से आती हैं। तो इस पे बातचीत करने वाले हैं हम लोग। और ये देखिए, यहाँ से आपका जो 2025 में परीक्षा होना है उसमें 8 से 10 प्रश्न ऐसे बनना निश्चित है। तो मैंने एक कोशिश की है कि सबको एक जगह पर रख दिया है ताकि आपको आसान हो जाए। आइए देखते हैं क्या है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। हालांकि थोड़ा सा फंट छोटा है, तो आप एक काम करिएगा, इसका जो है आपका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। बट मैं आपको बोलूँगा साथ साथ में, तो आप समझ जाएंगे। करना क्या है आपको, इसमें आपको एक चीज़ करना है कि आपके पास A4 साइज का जो कॉपी है, तो उसका जो बीच का पेज होता है ना, एक बीच का पेज ले लीजिएगा और उस पर एक चार्ट बना लीजिएगा बड़ा सा साइज़ में, ताकि वो दिखे आपको। या फिर आपको जैसे सुविधा लगे, आप चार्ट पेपर हो तो उस पर आप इसको नोट बना सकते हैं। इस तरीके से नोट कर लीजिएगा और रोज़ कभी ना कभी थोड़ी बहुत देखते रहिएगा, तो इससे क्या रहेगा, दिमाग में रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने मेहनत करके एक जगह रख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो और 8 से 10 प्रश्न आप हल कर जाएं इससे केवल। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा ताकि उससे मालूम चल जाए। इसको देखने के बाद वहाँ पर जाइएगा तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं ना, उनका आंसर एक साथ कर पाइएगा इस क्लास के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं आपका इसमें गद्य पर बात करेंगे, ठीक है। गद्य में जो लेखक लगे हैं उनका क्या जन्म समय है, क्या क्या है, सब देखते हैं। सबसे पहले आपको बना लेना है ऐसे ऊपर एक, ठीक है, बार में ऊपर बना लेना है जन्म काल, लेखक, उनका जन्म स्थान लिख लेना है, माता पिता लिख लेना है, ठीक है, रचनाएं और विधा लेना है। यहाँ से विधा भी पूछता है कि बताइए कि ये कौन सी विधा है, और संग्रह है, ठीक है। ऐसा आपको बना लेना है और फिर नीचे ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पर 1891, ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है, 1891 में होता है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, महू, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और भीमराव अंबेडकर क्या थे, ये समाज शास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, शिक्षाविद थे। ऐसा नोट कर लेना है हाईलाइट में। फिर ये माता पिता नहीं दिया हुआ था, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि किस परिवार से आते हैं, ये तो दलित परिवार से आते हैं, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना है। रचनाएं इनका क्या है, रचना आपको मालूम है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और विधा क्या है, ये निबंध है। मैंने विधा के लिए अलग से नहीं बनाया है, आप चाहें तो अगर आपके पास जगह रहे तो आप अलग से यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा और विधा का भी एक खंड बना लीजिएगा और उसमें आप निबंध, कहानी ऐसे लिखिएगा। बट मैंने एक ही साथ लिख दिया है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। निबंध इस तरीके से, ये क्या है, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। यही परीक्षा में आ जाए, पूछ देता है प्रश्न कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा का है, तो आपको बताना है निबंध, ठीक है। और ये जो ये है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने एक के भाषण दिया था एक जगह और उसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। और इसी का रूपांतरण कौन किए हैं, ललई सिंह यादव ने जाति भेद उच्छेद के नाम से इन्होंने भाषांतरण किया, यानी उसका भाषा जैसे ये इन्होंने इंग्लिश में किया है तो उसको हिंदी के रूप में इन्होंने ये किया है जाति विभेद उच्छेद के नाम से। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं नलिन विलोचन शर्मा की, ठीक है। इनका जन्म होता है 1916 में। ये सारा क्या है, ईस्वी है। आप ध्यान रखेंगे, मैंने नोट नहीं किया है बट आप ध्यान रखेंगे, सारा क्या है, ईस्वी में है। और इनका जन्म होता है बदरघाट, पटना, बिहार, ठीक है। बदरघाट ना दे दे, पटना बिहार भी दे सकता है,
तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बिहार। और माता का नाम है रत्नावती, पिता का नाम है रामावतार, ऐसे आपको याद रखना है, रत्नावती रामावतार। अब देखते हैं इनका जो रचना है, विष के दांत। विष के दांत आप जानते हैं, खोखा जो है बहुत बदमाशी करता है, तो वो क्या है, कहानी है। ये कौन सी विधा है, ये कहानी है। विष का दांत क्या है, कहानी है, ऐसे आपको याद रखना है। और ये कहाँ संग्रहित है, विष के दांत और अन्य कहानियाँ। ये ऑलरेडी आपका प्रश्न आ चुका है कि विष के दांत किस संग्रह से लिया गया है, तो आपको याद रखना है, ये चौथे नंबर ऑप्शन पर दिया हुआ था। पीछे क्लास ज़रूर कर लीजिएगा, हम लोग बात कर चुके हैं PYQ 2024 पर। नेक्स्ट देखते हैं मैक्स मूलर। इनका जन्म होता है 1823। ये विदेशी रहे हैं, डेसाउ जर्मनी के रहे हैं। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। इनका जन्म स्थान कहाँ है, जर्मनी है, डेसाउ में। ठीक है, और इनके पिता का नाम दिया हुआ था विल्हेल्म मूलर। ठीक है ना, विल्हेल्म मूलर नाम है इनका पिता का, माता का नाम नहीं दिया हुआ था, इसलिए नहीं नोट किया हूँ। अब देखिए इनकी जो रचना है कौन सी है, भारत से हम क्या सीखें, है ना, भारत से हम क्या सीखें। और ये क्या है, भाषण है, याद रखना है, भारत से हम क्या सीखें, भाषण है। कौन सी विधा है, भाषण है। ठीक है, और जिसका भाषांतरण कौन किया है, डॉक्टर भवानी शंकर ने किया हुआ है। ठीक है ना, ये भारत से हम क्या सीखे इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन ये जो हिंदी में किया है, किसने किया है, तो ये आपका डॉक्टर भवानी शंकर ने किया है, आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग से आते हैं ये। सवाल सीधे बनता है, आपके 12वीं में भी बनता है और 10वीं में आपके भी परीक्षा में ये सवाल बनता है कि राइटर का नाम दे देता है और पूछता है कि बताइए कौन से काल के हैं। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक नोट नहीं छोड़ दिया है, तो वहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, रचना काल, रचना काल। ठीक है, रचना काल या रचना युग या कालखंड, किस कालखंड, ये सब समझना आपको, इसी में सबको यही एक साथ मान के चलना है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के हैं, तो द्विवेदी युग के ही हैं। देखिए लास्ट में इनका टाइटल जो है ना, सरनेम द्विवेदी, द्विवेदी युग के हैं। और द्विवेदी युग किस में आता है, आधुनिक युग में आता है, ऐसे आपको याद रखना है। जैसे ये नहीं दे दे, द्विवेदी युग नहीं दे दे, तो आपको याद रखना है आधुनिक। और इसके लिए आपको मैं बता दूं, ये जो है ना कालखंड को लेकर हमने एक क्लास ऑलरेडी कर चुका है। अब जाके देखिए हिंदी साहित्य के काल विभाजन दूसरी या तीसरी क्लास होगी हमारी। ठीक है, चैनल पर जाइएगा, देख लीजिएगा, और ये ज़रूरी है देखना। देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा हिंदी को समझने में आसान हो जाएगा। कहीं भी रहें देश दुनिया में, आप हिंदी को थोड़ा सा जल्दी समझ पाएंगे। उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि हिंदी को कितने कालखंडों में कहाँ से बांटा गया है, कौन कौन से राइटर उसमें आते हैं, एक आपके दिमाग में पूरा थॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ है, बलिया में हुआ है, उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के रहने वाले थे, इनका जन्म वहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में बलिया पड़ता है। रचना जो लगा, माता पिता का नाम नहीं दिया हुआ था। ठीक है, रचना क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपको मालूम है कि उनकी जो पुत्री है वही पूछी है, जो छोटी बच्ची है जो पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो फिर इन्होंने बाद में जवाब तो नहीं दिया, बट बाद में इन्होंने उस पर पूरा लिखा है। तो ये कौन सी विधा है, ये कौन सा विधा है, ठीक है, निबंध है। कल्पलता में ये संग्रहित है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, संग्रह कल्पलता में संग्रहित है, और ये इसका प्रकाशन 1951 होता है। इसको याद नहीं रखना, बट मैंने रख दिया है। कल्पलता, अच्छा संग्रह का मतलब क्या होता है, संग्रह का मतलब होता है, अगर निबंध है तो कुछ निबंधों को मिलाकर एक संग्रह बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी को संग्रह कहते हैं। तो उस संग्रह का क्या नाम है, कल्पलता। अब बात करते हैं गुणाकर मूले का। तो इनका जो जन्म है ना, गुणाकर मूले का जन्म है 1935 में होता है, और कहाँ पर होता है, अमरावती महाराष्ट्र में। अमरावती महाराष्ट्र में, माता पिता का नाम नहीं दिया। देखिए जिसका नाम नहीं दिया है वो नहीं पूछेगा उसके माता पिता का। तो एक फ़ायदा तो ये भी होगा, कम राइटर है उनके माता पिता का बहुत कम ही याद रखना है। एक ये हैं पिता, ये हैं इनके, बहुत कम याद रखना पड़ेगा आपको, तो ये आपके लिए भी फ़ायदा है। ये नागरी लिपि जो लिखे हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, नागरी लिपि लिखा है। ये क्या है, कौन सी विधा है, निबंध है। ठीक है, निबंध आपको याद रखना है। भारतीय लिपियों की कहानी में इन्होंने एक संग्रह है इनकी, कि इस पुस्तक है। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी, और उसी से आपका एक नागरी लिपि, आपका निबंध यहाँ पर दे दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राइटर अमरकांत की। ठीक है, तो अमरकांत किस युग के हैं, किस, इनका रचना काल क्या है, तो प्रगतिवाद है।
ये आपको याद रखना है। किस कहाँ इनका जन्म होता है? बलिया, उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं कि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर अमरकांत का जन्म एक ही जगह होता है, बलिया में। ठीक है। अमरकांत मूलतः क्या थे? ये कहानीकार। ठीक है। तो ये बहादुर इन्होंने लिखा हुआ है, आप जानती हैं बहादुर। कहानी क्या? ये कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी है। इतनी याद रखना है। संग्रह नहीं दिया हुआ था इसलिए नहीं नोट किया। आगे अब देखते हैं इसी में, वो 6 उधर हो गया, अब 6 इधर देखते हैं। 12 आपके रचनाएं लगी हैं, उसके 12 राइटर हैं, ये आपको मालूम ही है। नेक्स्ट देखते हैं राम विलास शर्मा। ये किस युग में आते हैं? इनका रचना काल क्या है या रचना कालखंड क्या है? तो आपको बताना है प्रगतिवाद। ठीक है। और प्रगतिवाद किस में आता है? आधुनिक युग में आता है। आधुनिक कहिए। ठीक है। आधुनिक कहिए या फिर आधुनिक कालखंड कहिए, आधुनिक युग कहिए। आधुनिक कालखंड, काल ये से याद रखना है। जन्म होता है उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। माता पिता नहीं दिया हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन आपको मालूम है कि चैप्टर है आपके किताब में। तो निबंध ये किस विधा का है? परंपरा का मूल्यांकन का विधा कौन सा है? तो निबंध है, याद रखना है। परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। इसी संग्रह से, इसी नाम से एक संग्रह इनका और उसी संग्रह से आपका ये, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज लेखक नहीं है, ठीक है, कथक नृत्यकार हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी एक रश्मि, ठीक है, रश्मि जो है इनकी रश्मि वाजपेयी। आपको मालूम है कि रश्मि वाजपेयी जी हैं, इनकी एक शिष्या थी और उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था, यानी साक्षात्कार किया था। तो ऐसे याद रखना है कि बिरजू महाराज का जन्म कब होता है? 1938 होता है, जैसे आपके पाठ मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको रख दिया, नहीं तो रखना चाहिए तो रश्मि वाजपेयी ही लिखना चाहिए था। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जफरीन अस्पताल में हुआ था। ये परीक्षा में आ चुका है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में हुआ था, ये लखनऊ में पड़ता है। ठीक है। और जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, साक्षात्कार है। कौन सी विधा है? तो साक्षात्कार है। अब बात करते हैं अशोक वाजपेयी। ये 12वीं क्लास में भी लगे हैं और यहाँ पर भी हैं, तो आपको याद रखना कि जब 12वीं में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको इनको पढ़ना है, तो अभी बढ़िया से इनकी जो इनके बारे में है उनको जान लीजिएगा। ठीक है। हम लोग क्लास करेंगे आगे, धीरे धीरे सभी को पढ़ेंगे बारी बारी से। इनका जन्म होता है 1941 में। ठीक है। वाजपेयी का जन्म होता है 1941। और कैसे याद करना है? जैसे कोई राइटर है ना, उनका जन्म याद करना है तो आपको क्या करना है? अपने आसपास के लोगों को चिन्हित कर लीजिए या फिर कोई वर्ड चिन्हित कर लीजिए। अशोक भैया कितने वर्ष के हैं? 41 वर्ष के हैं। तो ऐसे आपको कुछ ट्रिक बनाना होगा आपको अपने तरीके से, तो आप ऐसे समझ पाएंगे, है ना। रट के तो नहीं याद होगा, लेकिन कुछ ट्रिक बनाइएगा आप, तो ऐसे समझ। इनका जन्म कहाँ होता है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में होता है। वाजपेयी जी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़। या अशोक भैया कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। बस ये भी याद रहेगा तो आप हल कर पाएंगे। ठीक है। और इनके माता पिता क्या कौन है? माता है निर्मल देवी। पहले याद रखिएगा, जो भी आएगा पहले तो वो माता का नाम है, फिर उसके बाद पिता का। ठीक है। निर्मल देवी हैं। और परमानंद वाजपेयी, आप देख सकते हैं आविन्यो इन्होंने लिखा हुआ है। क्या ये ललित रचना है? इतना आपको याद रखना है। ललित रचना या रचना की जगह ललित निबंध भी दे देगा। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आविन्यो ही इनका एक संग्रह का नाम है, आविन्यो, उसी संग्रह से आविन्यो लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल का जन्म होता है 1937 में। और इनका जन्म कहाँ होता है? ये भी छत्तीसगढ़ के ही हैं, लेकिन जन्म कहाँ होता है? राजनांदगांव में। ये आपको याद रखना है। 2 लोग हैं छत्तीसगढ़ से, एक अशोक वाजपेयी हैं और विनोद कुमार शुक्ल हैं। ये दोनों लोग को आपको याद रखना है। ठीक है। कोई दिक्कत? माता का नाम नहीं दिया था। इनकी जो कहानी लगी है मछली, है ना, संतू है, दीदी है, तो ये कहानी है। कौन सी विधा है ये? मछली कौन सी विधा है? कहानी है। महाविद्यालय एक संग्रह है इनकी। विनोद कुमार शुक्ल का संग्रह कौन सा है? महाविद्यालय, उससे संग्रह से ये मछली कहानी को लिया गया है। अब बात करते हैं यतीन्द्र मिश्र। अब जानते हैं यतीन्द्र, ये ठीक है काट दीजिएगा, यह है यतीन्द्र मिश्र और इनका जन्म है 1877 में। ठीक है। यतीन्द्र मिश्र 77।
अयोध्या में इनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है अयोध्या, जहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है इस बार। ठीक है। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने एक जगह है जहाँ पर इबादत के रूप में इन लोगों ने शहनाई बजाया करता था बजाया करते थे। ये कौन? बिस्मिल्लाह खां। ठीक है। और इनके ये क्या है? व्यक्ति चित्र है। और पूछ दे परीक्षा में नौबत खाने निम्न में से है, कहानी है, निबंध है, ठीक है, या साक्षात्कार है, या व्यक्ति चित्र है, तो आपको व्यक्ति चित्र पर टिक करना है। और व्यक्ति चित्र है तो ये कोई संग्रह में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे। और संग्रह में आता भी है बट यहाँ पर संग्रह नहीं दिया है, तो आपको इतना ही ध्यान दिया है। जो नहीं दिया है उस पर ध्यान नहीं देना, दिया है उसी पर ध्यान देना है कहीं, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेगा। अब बात करते हैं महात्मा गांधी, और अंतिम रचनाकार हैं ये महात्मा गांधी, वही बापूजी। इनका जन्म होता है 1869, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है, अक्टूबर में होता है। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म है। और माता का नाम पुतलीबाई है, पिता का नाम करमचंद गांधी है। गांधी जी का पूरा नाम भी पूछ सकता है कि बताइए गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में बना हुआ है कि राइटर का नाम दे रहा है और पूरा नाम पूछ दे रहा है। जैसे अज्ञेय का नाम दे देगा, पूछेगा कि बताइए कौन, उसके पूरा नाम उनका क्या है, ठीक है। शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल या द्विवेदी जी दे देगा, पूछेगा पूरा नाम। तो कोई भी राइटर का पूरा नाम दे पूछेगा, जैसे 12वीं में पूछा हुआ है। ये क्या है? शिक्षा और संस्कृति, आपको मालूम है शिक्षा और संस्कृति लगा हुआ है ये चैप्टर। बस इतना है। अभी तक आपने हम लोगों ने देख लिया कि इस पर गद्य पर बात की। अब बात करते हैं पद्य पर, ठीक है, ये पद पर बात करेंगे। अच्छा, गद्य का मतलब होता है कविताओं को छोड़कर जो भी रचनाएं, कहानी, निबंध, उपन्यास, ठीक है, इस तरीके से नाटक जो भी लिखे जाते हैं वो किस में आते हैं? गद्य में आते हैं। पद्य मतलब होता है, याद रखिए, पद का मतलब होता है कविता, ठीक है। तो कविताएं जो लिखी जाती हैं उनको पद्य कहा जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसमें जो राइटर हैं, देखिए यहाँ पर सबको रख दिया है मैंने, किसका क्या जन्म है, आपको फिर एक अलग से एक पार्ट इनका बना लेना है और नोट करके रखना है, रोज देखते रहिए। ये जन्म शॉर्ट में रखा हूँ, ठीक है। जन्म काल गुरु नानक, पहले जो आपके कवि हैं कौन है? गुरु नानक है। और ये किस कालखंड से आते हैं? यहाँ पर कालखंड लिख देता हूँ, या रचना काल लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको जो सुविधा लगे। ऐसे रचना काल ज़्यादा पूछता है तो रचना काल लिख लीजिएगा। तो गुरु नानक जो हैं किस कालखंड से आते हैं? तो ये भक्ति काल से आते हैं। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें दूसरा कालखंड जो है भक्ति काल है। उस भक्ति काल को भी 4 खंडों में बांटा गया है, तो जिसमें 4 खंडों में बांटने में एक निर्गुण भक्ति शाखा आता है, और उसी निर्गुण भक्ति शाखा से गुरु नानक जी आते हैं। तो ये पूछता है कि बताइए कि निम्न में से निर्गुण भक्ति शाखा से कौन आते हैं? तो 4 ऑप्शन राइटर का रहेगा, कवियों का रहेगा, उसमें से गुरु नानक दिया रहेगा। या फिर पूछ देगा गुरु नानक किस भक्ति से शाखा से आते हैं? तो निर्गुण से आते हैं, उसमें भी किससे आते हैं? तो भक्ति काल से। याद रहेगा ना? आप उस क्लास को देख लेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। हिंदी साहित्य का कालखंड दूसरी या तीसरी क्लास है हमारी, जाकर जरूर देखिएगा यूट्यूब चैनल पर। इनका जन्म होता है तलवंडी नानकाना। इस तलवंडी को क्या कहा जाता है? नानकाना कहा जाता है। और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पहले भारत में था, बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। ये परीक्षा में आ चुका है कि नानकाना अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और माता का नाम है तृप्ता और पिता है कालूचंद, ठीक है, कालूचंद खत्री, ठीक है। और इनका 2 पद लगा हुआ है। कौन सा पद? एक नान राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, ठीक है। दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, आपको मालूम है ये। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, इसमें से कोई पंक्ति दे देता है और पूछता है कि बताइए कि ये किस पद से लिया गया है, प्रथम पद या द्वितीय पद या तृतीय चतुर्थ लिख देता है, बट तो 2 ही पद दिया हुआ है, तो प्रथम पद में से ये एक पंक्ति उठा के दे देगा, ठीक है। और इनका देखिए यहाँ पर एक रचना मैं नोट किया, क्योंकि संग्रह नहीं किया हुआ है तो रचना को मैंने नोट कर दिया है। तो जापूजी इनका एक रचना है, ठीक है। और आशा दीवार इनकी एक रचना है, एक सोहिला है, एक रस हरी ऐसे करके है, ठीक है। तो आप ये सोहिला ऑलरेडी ये परीक्षा में इस बार पूछा जा चुका है कि सोहिला किनकी रचना है, तो गुरु नानक की है। तो इस बार अब ये ध्यान रखना है कि आशा दीवार और जापूजी बहुत फेमस है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रसखान, दूसरे जो कवि लगे हुए हैं कौन है? रसखान। उनका जन्म होता है 10 यानी रस 10, ठीक है, ऐसे याद रखना, रस 10। रस कितने का मिलता है? रसखान यानी 10 का।
वही रस 10 याद रखना है, 1610। अगर 10 याद रहेगा तो कोई भी देगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये इनका जन्म तो स्थान दिल्ली है, लेकिन पठान राजवंश में इन्होंने जन्म लिया था। और ये प्रश्न आ चुका है कि रसखान किस वंश में जन्म लिए थे, तो पठान में। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है इस बार। प्रेम ऐनी श्री राधिका, 2 पद है। करील के कुंजन ऊपर वारो, ये 2 पद है। ठीक है, और रसखान क्या थे, किस युग से आते हैं, तो भक्ति काल से आते हैं। और उसमें भी कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हैं। कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण को जो पूजा पाठ करते हैं, कृष्ण भगवान को जो पूजते हैं, मानते हैं, उनको कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं, उसमें रखा जाता है। जो राम के करते तो राम भक्ति शाखा में आते हैं। ठीक है, जैसे तुलसीदास आते हैं। और सूरदास किस में आते हैं, वो आपको कृष्ण में भक्ति में आते हैं। तो 12वीं में पढ़ना है आपको। ये समझ गए। प्रेम ऐनी श्री राधिका, करील के कुंजन वारो, समझ गए। इनकी रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। ठीक है, 2 ही इसमें है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं घनानंद। घनानंद किस युग से आते हैं, तो रीतिकाल से आते हैं। या फिर इनका रचना काल कौन क्या है, तो रीतिकाल है। ऐसे आपको याद रखना है। जन्म होता है 1689 में होता है। ठीक है, माता नहीं दिया था, ये जन्मस्थान नहीं दिया हुआ था। इनका जो पद लगा हुआ है कौन सा है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह अंसुआ नहीं लय बरसो। ठीक है, मोह अंसुआ नहीं लय बरसो, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, दूसरा पद है मोह अंसुआ नहीं लय बरसो। फिर ठीक है, इनकी रचना जो है सुजान सागर, फिर विरह लीला, फिर रस केली बल्ली। 3 है, याद करना, कुछ ज़्यादा नहीं है। सुजान, ठीक है, ये प्रेम के पीर, आपको याद रखना है। हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, गहराई से पढ़ेंगे और बहुत मज़े से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, 1855 में आते हैं, जिनका जन्म है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर आता है। इनकी जो रचना है कौन सी है, कविता स्वदेशी है। और ये जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये देखिए पद मतलब सब कविता आपको याद रखना है। ऐसे भी दे देगा, राम नाम बिरुथे बिरुथे जगी जन्मा, बताइए क्या है, कौन सी विधा है, पद है। ठीक है, और बाकी चीज़ देगा, निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है, तो आपको उसमें पद बताना है। इसलिए मैंने कहीं नोट नहीं किया है, ये सब आप कविता ही नोट कर लीजिए। कविता क्या है, कविता पूछेगा। स्वदेशी क्या कौन सी विधा है, तो कविता है। भारत माता कौन सा है, तो कविता है। ऐसे ये प्रेम घन सर्वस्व जो है इसमें संकलित है। स्वदेशी जो कविता है किसमें संकलित है, तो प्रेम घन सर्वस्व। परीक्षा में ऐसे पूछ देगा कि प्रेम घन सर्वस्व में कौन सा संकलित है, तो नीचे दे देगा 4 ऑप्शन कविताओं का, फिर यह कविता दे देगा, पूछेगा बताइए किसमें संकलित है। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद के हैं। ठीक है, ये छायावाद से आते हैं, तो आपको याद रखना है, छायावाद से आते हैं। और ये देखिए, इसका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन सा है, ये भी आपको भक्ति काल से आते हैं। छूट गया है, भक्ति काल नोट कर लेना है। भक्ति काल से आते हैं। भक्ति काल में भी किससे आते हैं, ये प्रेमघन किससे आते हैं, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, आई एम सॉरी। ये क्या है, भक्ति काल से नहीं आते हैं, बल्कि भारतेंदु युग से आते हैं। ठीक है, क्या है, भारतेंदु युग। तो आपको याद रखना है कि भारतेंदु युग से आते हैं। भारतेंदु युग से आते हैं प्रेमघन, यानी बालकृष्ण भट्ट के ये साथी हैं, प्रताप नारायण मिश्र के साथी हैं, जो आगे पढ़ेंगे 12वीं में। बट आपको इतनी याद रखना है कि ये प्रेमघन किस में आते हैं, तो भारतेंदु में। तभी तो ये भारतेंदु से ही तो राष्ट्र की स्व की मांग होने लगी, राष्ट्रीय चेतना की जागरण हुई वहाँ पर। तो ये स्वदेशी, इसमें विदेशी चीज़ों को लेकर मजाक किया गया है कि हमारे देश में जो लोग हैं पहचान में नहीं आते हैं कि विदेशी अपने देश के हैं कि विदेशी लोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद के हैं। और छायावाद किस में आता है, आधुनिक युग में आता है। ठीक है, आधुनिक युग में आता है। जन्म स्थान है कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तर। कौसानी जगह का नाम है, कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है, और उत्तरांचल में ये आता है। माता का नाम सरस्वती है, और गंगा दत्त पिताजी हैं इनके। ठीक है, सुमित्रा सरस्वती, ऐसे आपको याद रखना है। भारत माता इनकी कविता है, भारत माता। ठीक है,
और किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ग्राम्या में संकलित है, ऐसे आपको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं, इनका जन्म होता है 1908। दिनकर 8 याद रखिएगा, दिन कितने थे, 8 दिन थे, ठीक है। कितने दिन थे, 8 दिन थे, 1908 ऐसे याद रखना है। बेगूसराय सिमरिया में, बेगूसराय जिला है, सिमरिया, ठीक है, और सिमरिया जगह है बेगूसराय में। और बिहार आप समझिए, याद रखिएगा बिहार में आता है। माता मान रूप है, ठीक है, मन रूप हैं, ऐसे मन रूप होना चाहिए, मान रूप नहीं, मन रूप देवी। और पिता रवि हैं। रवि कैसे याद रखेंगे, दिनकर का मतलब होता है रवि, दिनकर का मतलब ही होता है रवि, तो ये आपको याद रखना है कि रवि सिंह है, ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा। जनतंत्र का जन्म कविता है, ठीक है, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, तो ये कविता की पहले पंक्ति है, तो ये इसमें संकलन नहीं दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अज्ञेय है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में रखा, प्रश्न बना है यहीं से कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपको याद रखना है, मैंने नोट नहीं किया बट आपके पुस्तक में दिया हुआ है, पुस्तक में देख लीजिएगा, जगह नहीं रहने के कारण मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा शायद आपको, थोड़ा सा आप इसको हाई क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा तो पता चल जाएगा। इनका जन्म होता है 1911। अच्छा, कैसे याद करेंगे, गे गे मतलब क्या होता है, 11 है, ऐसे याद रखना है, गे 11 है, 1911, कुशीनगर में होता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इनका जन्म स्थान है। व्यंती माता का नाम है, व्यंती देवी, और पिता हीरानंद, और हीरानंद अज्ञेय के ही नाम में लगा हुआ है, ठीक है, हीरानंद इन्हीं के नाम में लगा हुआ है, तो ऐसा पता चल जाएगा कि पिता हीरानंद है। और इन्होंने कविता लिखी है हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा जापान का एक शहर है हिरोशिमा, और उसी पर बम पटका गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसी को लेकर इन्होंने कहाँ कविता लिख दिया है। सदा नीरा इनकी एक काव्य संग्रह है, इनका एक काव्य संग्रह सदा नीरा है, और उसी में से ये लिया गया है, ठीक है। बात करते हैं आगे, कुंवर नारायण, ये नई कविता धारा के कवि हैं, ठीक है। नई कविता किस में आता है, आधुनिक ही युग में आता है, ये भी याद रखना है, आधुनिक युग, आधुनिक पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, आधुनिक युग। लखनऊ में इनका जन्म होता है, यूपी में पड़ता है लखनऊ, माता पिता नहीं दिया हुआ था। एक वृक्ष की हत्या, ये कविता है इनकी, ठीक है, और इन दिनों काव्य संग्रह से ये संकलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना संग्रह, ये परीक्षा में आपके पूछा जा रहा है। और एक वृक्ष की हत्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है और बहुत सरल भाषा में है। तो ये कविता तो मुझे आज तक भी याद है, मैं 2012 में मैट्रिक में था और 13 में पास किया था, ठीक है, तब से मुझे ये कविता अभी तक याद है, ठीक है। अब की घर लौटा तो देखा कि वह नहीं था बूढ़ा वृक्ष, वही बूढ़ा वृक्ष चौकीदार जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर, चौकन्ने, वो सब है इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, झुर्रियादार खुरदुरा तन मैला कुचैला फट राइफल से एक सुखी डाल, ठीक है, दूर से ही ललकारता कौन है वह, कौन, तो मैं बताता कि दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसके ठंडी छाँव में, ऐसे है, याद है मुझे। बट आगे बढ़ते हैं, वीरेंद्र डंगवाल समकालीन ये आते हैं, समकालीन के ये कवि हैं, और समकालीन वो भी आधुनिक काल में ही आता है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। इनका जन्म होता है 1947, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल जगह है इनका, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तरांचल में। हमारी नींद इनकी कविता है, वीरेंद्र डंगवाल हमारी नींद, ठीक है। ये क्या है, इनका काव्य संग्रह कौन सा है, दुष्चक्र, दुष्चक्र में सृष्टा, इसका मतलब होता है सृष्टा, का मतलब होता है रचना करने वाला, सृष्टि करने वाला, ठीक है। तो दुष्चक्र में सृष्टा, ये क्या है, काव्य संग्रह है, और इसमें से संकलित किया गया है आपका लिया ये हमारी नींद, और ये कविता कहाँ से ली गई है, दुष्चक्र से, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अनामिका जी, इनका जन्म होता है 1961, और ये जिंदा हैं और लिख भी रही हैं, इनको आप फेसबुक पर देख सकते हैं, आप इनको यूट्यूब पर सुन सकते हैं अभी, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, अपने बिहार में ही, बिहार के मुजफ्फरपुर जो ज़िला है ना, यहाँ पर इनका जन्म है। और पिता हैं इनके श्यामानंद किशोर, ठीक है, माता का नाम नहीं दिया हुआ था। अक्षर ज्ञान कविता लगी है, आप जानते हैं, जिसमें बच्चा कैसे अक्षर को उच्चारण करता है, पढ़ता है जब शुरुआत में, तो कैसे क्या होता है उसको यहाँ पर बहुत बखूबी दर्शाई हैं इन्होंने।
कवि ने कहा ये एक एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह में ये संकलित है अक्षर ज्ञान, जो यहाँ से आप लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जीवनानंद की बात करते हैं, ये दास हैं, जीवनानंद दास। ये कहाँ के राइटर हैं? तो ये बंगाल के राइटर है, यानी बंगला भाषी हैं। ठीक है, इन्होंने बंगला भाषा में लिखनी की है। 1899 में इनका जन्म होता है। और आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बंगला साहित्य में बहुत अहम भूमिका निभाया इन्होंने, जीवनानंद दास। ठीक है, तो वही कहते हैं कि लौट कर आऊँगा फिर, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि फिर से मैं उसी गांव में उसी जगह लौट कर आऊँगा, धान के जो खेत है। ये बहुत मार्मिक की कविता है। ठीक है, तो ये संकलन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, बात करते हैं अंतिम जो लेखक हैं, कवि हैं, रेनर मारिया रिल्के। और ये मेरे बहुत पसंदीदा कवि हैं। मैं जब था उस टाइम तो ये कविता ही याद कर गया था, और चूँकि मुझे बेहद पसंद आई थी ये कविता, इसलिए। इनका जन्म था ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कहाँ पर? जर्मनी में है। ठीक है, ये सोफिया इनकी माता के नाम है, पिता इनके हैं जोसेफ रिल्के। ठीक है, जोसेफ रिल्के। इतना याद रखना है आपको। मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कविता है, आप ज़रूर। हाँ, एक चीज़ कहूँगा आपसे कि कोई कविता एक ज़रूर आप याद रखिएगा। शायद आपको अभी कोई कविता याद नहीं होगी, मैं जहाँ तक अनुमान कर पा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी नौबत ना है। आप एक कविता ज़रूर याद रखिएगा, एक स्टूडेंट होने के नाते। तो इसमें से कोई एक याद रखिएगा। एक इसको याद रख सकते हैं, या एक वृक्ष की हत्या कहीं कहनी हो, पाठ करनी हो, तो आप सीधे कविता कर सकते हैं। ये कहाँ संकलित है? देशांतर में। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु जो है ये इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। ठीक है, बट इसका भाषांतरण कौन किया है, रूपांतरण कौन किया है, और जो किया हुआ है तो किस में किया हुआ है, तो वो देशांतर के नाम से एक संग्रह है, कविता संग्रह। ठीक है, विश्व संग्रह है, विश्व काव्य संग्रह है। ठीक है, उसमें संकलित किया गया है इस कविता को, और वहीं से उठाकर आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा सब चीज़? मैं ट्रिक नहीं बताया हूँ कि कहाँ से कैसे याद रखना है, बट आपको ढूंढना है कि याद कैसे करें। एक दूसरे को एक तार से जोड़ना है कि किसका जन्म कहाँ हुआ है, कौन से वर्ड को कैसे ले, एक दिमाग में विजुअलाइज करिएगा, खुद से करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अनामिका है, मुजफ्फरपुर में है। अनामिका से अक्षर ज्ञान, अनामिका अक्षर ज्ञान, ऐसे या अ से ऐसे करना है। ठीक है, कवि ने कहा। ठीक है, अक्षर, कवि ने क्या कहा? अक्षर ज्ञान कहा। कवि ने क्या कहा? अक्षर ज्ञान कहा। ठीक है, ऐसे याद रखना है, बनाना है आपको। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका जो है अनुक्रमणी खत्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आप एक चीज़ को समझ पाए होंगे कि हमें 8 से 10 नंबर अगर लाने हैं तो कैसे पढ़ना होगा। आपको इस तरीके से चार्ट बना लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। एक जगह अगर ऐसा करते हैं तो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कमेंट करके बताइए। और हम कल जो क्लास करेंगे ना, हम बात करेंगे चैप्टर पर, जाति प्रथा। ठीक है, उस पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर बात करेंगे। और रेगुलर हमारी क्लास 7 बजे शाम में चल रही है। ये हमारी दूसरी क्लास है, हम रेगुलर क्लास धीरे धीरे करेंगे। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से हम तैयारी कर रहे हैं, आपको निराश नहीं करूँगा। आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बताइए, कमेंट करिए, उनको शेयर करिए, बताइए कि आइए यहाँ पर जुड़कर पढ़ा जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करेंगे और एक क्लास का माहौल बनाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।